हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग। एक सेकंड ज़रा रुकेंगे क्या? रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, रुक जा रे दिल दीवाने। बताओ, कैसी चल रही है आप लोगों की जिंदगी भाई? मज़े में हो क्या? मज़े में हो क्या बताओ? मज़े में हो आप लोग? बताओ, कैसी चल रही है आपकी ज़िंदगी? मज़े में है आप लोग? तो बेसिकली अभी तक हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसके पहले ना हमने पार्ट 1 ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का शूट कर लिए हैं। तो पार्ट 1 में हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेसिकली हम अभी तक हम लोग करते थे क्वेश्चंस। अभी तक हम लोग क्या करते थे सर? क्वेश्चंस करते थे। और मैंने ये सोचा था आपके लिए कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि एग्जाम में ही आता है 35 to 40 मार्क्स के लिए। मतलब इकलौता चैप्टर आपके पूरे मार्क्स कवर कर सकता है। आपको एग्जाम में पास कराने के लिए इकलौता चैप्टर ही काफ़ी है। अगर ये चीज़ आपको पता है तो ये चैप्टर को हमको ज़्यादा जोर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन करने से तो काम नहीं जमेगा। इसीलिए मैंने आपके लिए एक शीट बनाया जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा का पूरा या पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें घुसा दिए हैं, मतलब डाल दिए हैं। घुसा दिए मतलब डाल दिए हैं। पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें डाल दिए हैं। ये पूरी शीट मैं आपको करा रहा हूँ। इसके पहले हमने किया एक शीट जहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की पार्ट 1 में पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो किया था। अभी पार्ट 2 में कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट से जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें छोटी मोटी बची हुई है वो सारी आज के पार्ट में कर लेते हैं। इसका मतलब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ पे हो जाएगा अच्छे से। तो 2 या 3 शीट में तुम्हारा पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट निपट जाता है, ठीक है। तो कभी भी आपको रिवाइज करना हो तो ये शीट से आप रिवाइज कर सकते हो, है ना भाई। लाइफ में पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है लाइफ में पढ़ाई, ठीक है। अब पढ़ाई मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ाई कर रहे हो तो कुछ एंजॉय नहीं करना है लाइफ में। लाइफ भी जीनी है, पढ़ाई भी करनी है, दोनों चीज़ें तुमको साथ में करनी है। समझ रहे हो भाई? एक ही लाइफ मिली है, मरने के बाद तो तुमको तुम्हारे खुद के परिवार वाले भी नहीं पूछते हैं, पता है। तो अपनी लाइफ जियो। अब मरने से ना मुझे एक पोएट की एक लिखी हुई चीज़ याद आई थी। मैं तुम्हें सुनाऊँ क्या? सुनाता हूँ रुको। बहुत बहुत एक अच्छी और गहरी चीज़ थी। एक पोएट ने लिखी थी, बहुत एक गहरी चीज़। और वो पढ़ के ना एक्चुअली लगता है कि अपनी एक ज़िंदगी है भाई। ज़िंदगी में अच्छे रिलेशंस रखो, अच्छे लोगों के साथ रिलेशंस रखो, सारी चीज़ें अच्छी करो, ठीक है। ये ज़िंदगी में दुखी रह के, नाराज़ रह के, सैड रह के कोई मतलब नहीं है। या लोगों से दुश्मनी मोल लेके भी कोई फ़ायदा नहीं है, अपने दोस्त बना के भी कोई फ़ायदा नहीं है। देखो सिंपल सी चीज़ बताओगे, मरने के बाद कोई तुम्हें नहीं पूछता। और एक मरे हुए इंसान की क्या सोच हो सकती है ना, मैं वो तुम्हें बताता हूँ। एक मरा हुआ इंसान क्या सोचता होगा, एक मरा हुआ इंसान क्या सोचता होगा वो बता दो। इतनी मस्त, इतनी सुंदर लाइन वो कवि ने लिखी हुई है ना। वो कवि की लाइन्स तुम्हें सुनाता हूँ, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। तो सुनिए, एक अंतिम यात्रा है और अंतिम यात्रा में जो मरा हुआ पर्सन है वो खुद के लिए लिखता है, था मैं नींद में और मुझे इतना सजाया जा रहा था, बड़े प्यार से मुझे नहलाया जा रहा था, ना जाने था वो कौन सा अजब खेल मेरे घर में, बच्चों की तरह मुझे कंधे पर उठाया जा रहा था पास मेरे हर अपना उस वक्त, फिर भी मैं हर किसी के मन में भुलाया जा रहा था। समझ रहे हो? जो कभी देखते भी न थे मोहब्बत की निगाह से, उनके दिल में भी प्यार मुझ में जगाया जा रहा था। मालूम नहीं क्यों हैरान था हर कोई मुझे सोते देख, जोर जोर से रोकर मुझे जगाया जा रहा था। कांप उठी मेरी रूह वो मंजर देखकर, जहां मुझे हमेशा के लिए सुलाया जा रहा था। मोहब्बत की इंतहा मोहब्बत की इंतहा थी जिन दिलों में मेरे लिए, उन्हीं दिलों के हाथों आज मुझे जलाया जा रहा था। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता है। लाश को शमशान में रख कर अपने ही लोग पूछते हैं और कितना वक्त लगेगा। समझ रहे हो? इतनी गहरी बात बोली है कि कोई अपना नहीं होता। लाश अगर शमशान में है तो लाश के पास भी अपने ही लोग पूछते हैं लाश को जलाने में और कितना समय लगाओगे। समझ रहे हो? तो इस दुनिया में हो तब तक हो
अपनी लाइफ जी लो, इस दुनिया से जाने में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक टाइम बाद तुम भुला दिए जाओगे हर किसी के मन से, समझ रहे हो। तो इस लाइफ को जीना है तो आराम से जीना है भाई। जिसके पास पैसा है वो भी जी रहा है, अब जिसके पास पैसे नहीं है वो जिएगा कैसे? पढ़ के कुछ बन के, तब जाके हमको अपनी लाइफ जीनी है ना। तो चलिए करते हैं आज के हमारे ये पार्ट 2 को चालू। तो हमने अभी तक जितने टॉपिक्स कर लिए थे वो आपको पहले लेक्चर में मिल जाएंगे, उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, है ना। उसके बाद आज हमारे जो टॉपिक्स है कॉन्ट्रैक्ट के, जो बचे कुछ टॉपिक्स है वो कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है सर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है बेसिकली, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन है, सेक्शन 31 से लेकर 36 के सेक्शंस में बोला गया है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है सर? हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम अनसर्टन इवेंट। मतलब ऐसी चीज, सपोज मैंने बोला कि कल मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, अब वो कल जाके कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है, बट उसका रीजन ये था कि कल बारिश आ गई या बाढ़ आ गई। कुछ ऐसी चीजें जो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग है, मतलब जो होने वाली है और जो ना होने वाली चीजें हैं, बट इवेंट जो रहेगा वो एक अनसर्टेन इवेंट रहेगा। कैसा इवेंट रहेगा? अनसर्टेन इवेंट रहेगा, मतलब ऐसा इवेंट जो तुम्हें पता नहीं है। अब हमने इसके पहले एक क्वेश्चन किया था जहां पे हमने देखा था गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो रही है, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होना तो हमें पता रहता है, बट क्या कोई इवेंट, बाढ़ आने वाली है कल सुबह, ये हमें पता रहता है क्या? नहीं। तो ऐसे अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटते हैं तो उस केस में आप केस नहीं कर सकते। सिंपल एग्जाम्पल भी बोला है, ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे सर्टन सम ऑफ मनी टू शिप अराइव्स सेफली। अगर शिप सेफली अराइव होती है तो वो पैसा देगा, अगर शिप सेफली अराइव नहीं हुई तो पैसा नहीं देगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो आप हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट पे कर रहे हो उसको कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेक्शन 37 से लेकर 67 तक पूरे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन यहाँ पे बोले गए हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेक्शन में सबसे पहले परफॉर्मेंस में हु मस्ट परफॉर्म, किसको परफॉर्म करना पड़ेगा? सर प्रॉमिसर को भी परफॉर्म करना पड़ेगा, सर प्रॉमिस सी को भी परफॉर्म करना पड़ेगा। तो परफॉर्म करता कौन है? तो एक तो प्रॉमिसर खुद, या तो उसका एजेंट, या तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव। प्रॉमिसर खुद मतलब मैं खुद, अगर मैंने किसी से प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें ये पानी का गिलास दूंगा, तो मैं या तो उसको दे रहा हूँ या तो मेरा एजेंट दे रहा है। ठीक है, एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशनशिप कैसा होता है? दोनों एक दूसरे के काम पे लायबल होता है। तीसरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या तो कोई पर्सन जो मैंने हायर किया हुआ है, मेरे बिहाफ में काम कर रहा है वो। मतलब तीनों में से कोई भी प्रॉमिस को मतलब परफॉर्म कर सकता है क्या? बाहर बहुत पड़ा के बोल रहे हैं, कोई भी परफॉर्म कर सकता है क्या? यस सर, कोई भी परफॉर्म कर सकता है। टाइम एंड प्लेस क्या होगा सर? जो टाइम डिसाइड हुआ है वो टाइम होगा, या जो प्लेस डिसाइड हुई है वो प्लेस होगी परफॉर्मेंस की। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, पेमेंट किस तरीके से होगा? जिस तरीके से रूल्स है एप्लीकेशन में लिखे हुए उस तरीके से पेमेंट होगा सर। ठीक है, उसके बाद इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ परफॉर्मेंस। अगर आप परफॉर्मेंस परफॉर्म करने के लिए, परफॉर्मर बोलता है कि मैं अभी एग्रीड टाइम में परफॉर्म नहीं करूंगा, तो टाइम को एक तो एक्सटेंड कर दिया जाएगा, या तो आप जिस टाइम पे नहीं किया है तो ब्रीच ऑफ रेमेडीज, मतलब रेमेडीज ले सकते हो, जो भी टाइम या परफॉर्मेंस को ब्रीच हुआ है उसकी रेमेडीज ले सकते हो। सिंपल से टॉपिक है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट दैट नीड नॉट टू बी परफॉर्म। ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जो तुम्हें परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है? इन केस ऑफ नोवेशन, नोवेशन का मतलब है आप नया कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो। ठीक है, रिसेशन का मतलब है आप पुराने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके पुराने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर रहे हो, मतलब रिसेशन। अल्ट्रेशन का मतलब है आप पुराने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं कर रहे हो, बट उस केस में आप उसी कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस कर रहे हो। सपोज ये तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें लिखा हुआ है हमारे पास 5 मेंबर है, एक मेंबर बढ़ गया तो 6 मेंबर है। तो जब आपने 6 किया तो जब 5 वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था वो अपने आप खत्म हो गया, तो आपको इस कॉन्ट्रैक्ट को अभी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, तो आपको ये 6 वाला कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। रेसेशन में क्या होता है सर? सर रेसेशन मतलब कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा है, सिर्फ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे खत्म कर दिया जा रहा है, उसको बोलते हैं रेसेशन। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। कोई बोलता है भाई आसमान से तारे, वो आपने गाना सुना होगा ना, ले चले तुम्हें तारों के शहर में। अगर भाई ये सब इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट है, तो कोई सोना बाबू वाली चीज़ भी होती है, जैसे कोई बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ के लाऊं, भाई ले गया जा, ऐसे बोलो डायरेक्ट लेके आओ, जो कि पॉसिबल नहीं है चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ें जो पॉसिबल नहीं है हम उसको बोलते हैं डायरेक्ट वॉइड चीज़ें, मतलब वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो जो स्टार्टिंग से बोला है कि जो इम्पॉसिबल चीज़ है वो स्टार्टिंग से ही वॉइड है, इसका मतलब वॉइड एब इनिशियो है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमिडीज।
ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज, मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हो तो कौन कौन सी रेमेडीज ले सकते हो, इसके पहले हमने देख चुके हैं। या तो आपको जितना लॉस हुआ है डैमेज ले लो, जितना आपको लॉस हुआ है उसका डैमेज ले लो, या तो आप बोल सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट को तुम परफॉर्म करना पड़ेगा जैसे चीजें थी। एक सेकेंड, आई एम सो सॉरी, ठीक है। या तो तुम बोल सकते हो कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट को उसी तरीके से परफॉर्म करना पड़ेगा जैसे डिसाइड हुआ था, है ना। तो ये सारी चीजें हो सकती है सर। नेक्स्ट क्या क्या बोला एक बार देख लो, कंपेंसेशन फॉर लॉस और डैमेज ले सकते हो। एग्रीड फॉर इंटेंडेड टू रिसीव कंपेंसेशन, कंपेंसेशन ले सकते हो, वही चीजें हैं। उसके बाद क्या है, कौन से डैमेजेस, कॉन्सिक्वेंटल डैमेजेस, कॉन्सिक्वेंटल डैमेजेस अगर कुछ ऐसे अचानक से हो जाता है तो उसके डैमेजेस। पेनल्टी लगा सकते हैं, कोर्ट लगा सकता है पेनल्टी, ठीक है, फाइन, फाइन के ऊपर पेनल्टी भी लगा सकते हो, ठीक है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है, कोर्ट में ऑर्डर अ पार्टी टू परफॉर्म इट्स ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। कोर्ट क्या बोल सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट में जो चीजें लिखी हुई है उस तरीके से तुमको करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इंजंक्शन मतलब क्या होता है सर, इंजंक्शन मतलब क्या होता है, इंजंक्शन मतलब क्या होता है, कोर्ट ऑर्डर टू प्रिवेंटिंग। इंजंक्शन मतलब कोर्ट बोलता है कि तुम ये काम तब तक नहीं कर सकते। सपोज अभी जैसे कुछ चल रहा है, सपोज वॉर चल रहा है, क्या चल रहा है, वॉर। तो कोर्ट क्या ऑर्डर देगा लोगों को कि तुम अभी लोग कुछ चीज़ें खरीद नहीं सकते मार्केट से, कुछ चीज़ें बेच नहीं सकते, तो कोर्ट ऐसी तरीके से ऑर्डर देगा, उसको बोलते हैं इंजंक्शन। मतलब तुम्हें रोका जाएगा, इंजेक्ट किया जाएगा, रोका जाएगा, उसको बोलते हैं इंजंक्शन का ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट, कंटिंजेंट एंड कॉजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कंटिंजेंट तो आपने अभी पढ़ लिया कि हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सब इवेंट होता है, मतलब डिपेंड होता है कोई चीज़ के होने या ना होने पे। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या सर, सर कॉजी मतलब क्या, कॉजी मतलब एज सिमिलर टू, मतलब उसके जैसा कॉन्ट्रैक्ट। कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो एक कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर नहीं है बट उसके जैसा कॉन्ट्रैक्ट है। तो हम जैसे एक बॉडी है, कॉजी जुडिशियल बॉडी बोलते हैं, किसको बोलते हैं सर, कंज्यूमर फोरम को बोलते हैं। कंज्यूमर फोरम एक प्रॉपर कोर्ट नहीं है बट उसके जैसा है, तो इसको बोलते हैं कॉजी, ठीक है। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, नॉट रियल कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, बट ऑब्लिगेशन इम्पोज बाय लॉ, मतलब ऑब्लिगेशन लॉ करता है। अनजस्ट एनरिचमेंट होता है, ठीक है। तो कुछ चीजें जो एक्चुअल में नहीं है बट उसकी जैसी है, इसको बोलते हैं कॉजी। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आना आ सकता है और आता भी 100%। इंडेमनिटी एंड गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सपोज तुम किसी पर्सन को बोल रहे हो अगर तुम्हारे बिजनेस में कुछ लॉस हुआ तो पूरा का पूरा लॉस मैं अकेला बेयर करूंगा, इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 लोग होते हैं, एक प्रिंसिपल क्रेडिटर, एक प्रिंसिपल डेटर, एक क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी। सपोज एक पर्सन है जो कि जिसने बैंक से लोन लिया हुआ है, बैंक क्या बोले कि एक पर्सन और दो जो तुम्हारी श्योरिटी देता है कि तुम हमको पैसा लौटाओगे। तो डेटर के बिहाफ में एक पर्सन को रखते हैं जिसको बोलते हैं श्योरिटी, और एक होता है क्रेडिटर, ठीक है। अब क्रेडिटर मतलब जिसको पैसे मिलना है, जिसको पैसे मिलना है वो क्रेडिटर। प्रिंसिपल डेटर मतलब जो पैसे देने वाला है। श्योरिटी मतलब अगर प्रिंसिपल डेटर ने पैसा नहीं दिया तो कौन पैसे देगा, श्योरिटी पैसा देगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है सर, सर श्योरिटी क्या करता है सर, सर श्योरिटी एक ये करता है कि अगर प्रिंसिपल डेटर ने पैसा नहीं दिया तो प्रिंसिपल डेटर की बिहाफ में कौन लायबल होता है सर, श्योरिटी लायबल होता है। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अगर जो भी लॉस हुआ, लॉस मतलब किसका, जिसको पैसे मिलने थे, क्रेडिट